हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMI। फ्रेंड्स, पिछले 3 वीडियोज में हमने हिमालय अपवा तंत्र को कंप्लीट किया है। उसमें भी हमने सबसे पहले सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रायद्वीप अपवा तंत्र। प्रायद्वीप अपवा तंत्र को भी 2 भागों में बांटा था हमने। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा था अपना बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आज हम सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस तरह से प्रायद्वीप पठार का नक्शा है, इतना भी खराब नहीं था। ठीक है, ये हो गई अपनी अरब सागर की नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, पहली विशेषता है ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पहले इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती है, ध्यान रखना। एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। उसके बाद ये प्राय छोटी होती है, प्राय छोटी होती है। जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। जलप्रपातों का निर्माण करती हैं और जलप्रपातों के निर्माण के कारण ही इन पर जल विद्युत की अधिक संभावना होती है। और नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये तो कुछ विशेषताएं हैं। अब हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम के अनुसार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक नदी को देखते हैं। यहां से ये करक रेखा बिल्कुल भारत के सेंटर से गुजरती है। सबसे पहले आती है लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम, ये रेड पेन से ड्रॉ करता हूं। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। नाग पहाड़ से होता है और ये नाग पहाड़ के बाद निकलने के बाद यह सांबर झील में गिरती है। उसके बाद यह आगे बढ़ती हुई कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यानी कि अरब सागर की एकमात्र नदी जो किसी सागर में नहीं गिरती है, यानी कि किसी भी सागर में नहीं गिरती है, यह अंतः स्थित नदी का एग्जाम्पल है। अरब सागर की एकमात्र नदी जो किसी भी सागर में नहीं गिरती है वो कौन सी है? लूनी नदी। उसके बाद राजस्थान के ही उदयपुर जिले से एक और नदी निकलती है, उसका नाम है सांबरमती। सांबरमती, सांबर नदी पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये गांधीनगर, और दूसरा शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद,
यानी कि सांबर नदी पर कौन कौन से दो शहर हैं? गांधीनगर और अहमदाबाद। इसके बाद तीसरी नदी आती है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। एक तो यहां से जब प्रवेश करती है तब, और जब गुजरात की साइड में आती हुई यह खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि माही नदी। माही का उद्गम कहां से होता है? विंध्यन पर्वत से। विंध्यन पर्वत जो कि एमपी में है। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है, एकमात्र नदी। इस पर दो बांध है, माही सागर बजाज बांध और दूसरा है कडाना बांध। तो माही सागर बांध और कडाना बांध किस नदी पर है? माही नदी पर कडाना बांध। ठीक है। यहां से जो कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, ये स्थान है अमरकंटक, जो कि एमपी में है। एमपी में यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा, ठीक है। कहां से निकली नर्मदा? अमरकंटक, जो कि मैकाल पर्वत के पास है, यहां से निकलती है। और ये है एमपी में बहती हुई महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि नर्मदा 3 राज्यों से होकर बहती है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। अब नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी है, इसलिए इसकी बात ज्यादा जरूरी है। देखो, नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। यह है सबसे लंबी नदी है अरब सागर की। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। दूसरा, यह 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला अपने पास एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। एमपी का यहां पे है जबलपुर, और यहां पे है भंडोच, जो कि गुजरात में है। यानी कि नर्मदा नदी पर भंडोच और जबलपुर शहर बसे हुए हैं। नर्मदा के उत्तर में है, यहां पे है विंध्यन पर्वत, जिसको विंध्याचल पर्वत भी बोलते हैं, विंध्यन पर्वत। और इसके दक्षिण में है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी, यानी कि नर्मदा विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है। इस प्रकार नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है, इसी को बोलते हैं रिक्त घाटी। ठीक है। अब नर्मदा, देखो, प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली अधिकांश नदियों का ढलान यानी कि पूर्व की ओर है। यानी कि प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि इसका ढलान है ना प्रायद्वीप पठार का, वो है पूर्व की तरफ, इस साइड है। तो प्रायद्वीप भारत की नदियां ढाल का अनुसरण करती है, इसी कारण यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन नर्मदा नदी है ना, वो भ्रंश घाटी में बहती है, जिसके कारण यह पश्चिम में यानी कि अरब सागर में गिरती है। जो इस भ्रंश घाटी का ढलान है ना, वो पश्चिम की साइड है। ठीक है। अब पश्चिम की साइड क्यों? क्योंकि भ्रंश घाटी है ना कठोर चट्टानी भाग से निर्मित है। इसकी जो तली है ना नर्मदा नदी की, जो कठोर चट्टानों से निर्मित है, और उसका ढाल पश्चिम की ओर होने के कारण यह अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रायद्वीप पठार की नदियां कौन सी हैं? एक तो नर्मदा होगी, दूसरी तापी, यानी कि नर्मदा और तापी। तापी की बात हम आगे करेंगे, पहले नर्मदा की बात करते हैं। अब देखते हैं, नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात बनता है, उसका नाम है धुआंधार बोलते हैं उसको, या कपिल धारा भी बोलते हैं उसको, जो कि जबलपुर के पास
भेड़ाघाट के समीप स्थित है, धुआंधार और कपिलधारा। सेकंड, नेक्स्ट है अपना नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि समुद्र में गिरने से पहले एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी क्या होता है, देखो जब कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले, यानी कि इस नदी का जल और समुद्र का जल जहां पे मिलते हैं ना, वहां पे एस्चुरी का निर्माण होता है। तो नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है और तापी भी एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां दो कौन सी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, नर्मदा और तापी। तापी की बात हम आगे करेंगे। तो ये बात थी नर्मदा नदी की। नेक्स्ट अपनी सतपुड़ा के दक्षिण में यहां से निकलती है तापी नदी। देखो तापी नदी कहां से निकलती है, सतपुड़ा के दक्षिण में ये है, निकलती है बैतूल पठार से। बैतूल पठार से निकलती है और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में होकर बहती है। अब बात करते हैं तापी नदी की। तापी नदी, ठीक है, कहां से निकली, बैताल के पठार से। यह भी भ्रंश घाटी में बहती है। अब भ्रंश घाटी में दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी। यह भी एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। तापी नदी पर यहां पे सूरत शहर बसा हुआ है, ध्यान रखना, सूरत शहर, ठीक है। यह भी 3 राज्यों से बहती है, एमपी से, यहां पे महाराष्ट्र और ये गुजरात। 3 राज्य, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से। तापी नदी पर 2 जल विद्युत परियोजना है, एक तो है उकाई और सेकंड है काकरा पार। ये दोनों ही गुजरात में है, दोनों ही गुजरात में है। तो उकाई और काकरा पार किस नदी, जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तापी नदी पर। सूरत तापी नदी पर, यह भी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से, ठीक है। और तापी नदी अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली थी नर्मदा, उसके बाद में तापी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, साबरमती और तापी से, ये चारों नदियां ना जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो कौन कौन सी गिरती है, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ठीक है। तो साबरमती, माही, नर्मदा और तापी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली ये नदियां हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इनको, कि जैसे मान लो ये हो गया माही, खंबा, पीकर, शांत हो गया। ये मतलब इस तरीके से भी आप खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद रख सकते हैं। देखो माही से माही नदी हो गया, माही से माही नदी हो गया, ठीक है। खंबा से क्या हो गया, खंबात की खाड़ी। से क्या हो गया, साबरमती, ये आदन है ना, ये नर्मदा नदी के लिए है। और तैसे क्या हो गया, तापी, यानी कि माही, खंबा, पीकर, शांत हो गया। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी होगी, साबरमती, से माही से माही होगी, नय से नर्मदा होगी और तय से तापी होगी। तो आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो नदी आएगी, सूरत हो गया इस पर। अब ये जो ना तटीय भाग को छोड़कर ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा पठानी प्रदेश है, ठीक है। और यानी कि इसको अपन बोलते हैं कगारनुमा। इसका जो ढाल है ना बिल्कुल खड़ा है, कगारनुमा। तो इससे क्या होता है, कगारनुमा से क्या होगा,
जो यहां से निकलने वाली नदियां ना, एक तो इनका वेग बहुत ही तीव्र होगा, तीव्र वेग वाली होंगी, और बहुत छोटी होंगी, बहुत छोटी होंगी। अपर्दन कम होगा, अपर्दन और अवसाद की मात्रा इनमें कम होगी। अब अवसाद की मात्रा कम होगी ना, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, यानी कि अवसाद की कमी के कारण डेल्टा निर्माण नहीं करती है। अब डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती है? देखो, यहां से कोई नदी निकली, ये कोई पर्वतीय प्रदेश है, यहां से कोई नदी निकलती है, ठीक है, तो ये इसका जो मार्ग है ना वो कच्चा होता है, इनकी तली बिल्कुल। अब इनके साथ ये अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में अवसाद यानी कि मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये लेके आती है। जब इन्हीं के कारण मार्ग अपना अवरुद्ध कर लेती है, अब मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तो ये समुद्र में गिरने से पहले अनेक जल वितरिकाओं में बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं डेल्टा। तो अब डेल्टा का निर्माण अवसाद के कारण होता है, क्योंकि यहां से निकलने वाली नदियां एक तो बहुत ही छोटी है, अब छोटी होंगी तो अवसाद नहीं होगा, ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात बनाती है, जिससे क्या होगी, जल विद्युत की संभावना अधिक होती है, यानी कि कगार खड़ा होने के कारण एक तो नदियां तीव्र वेग से होंगी, दूसरी बहुत छोटी होंगी, अवसाद और अपर्दन कम होगा जिससे डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जलप्रपात बनाती है और जिससे जल विद्युत की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है यहां से मांडवी नदी। मांडवी का है गोवा में। मांडवी नदी को ना गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, किस नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं, तो आपका आंसर होगा मांडवी नदी। एक और निकलती है गोवा से ही, जिसका नाम है जुआरी। इसके बाद यहां से एक और नदी निकलेगी, शरावती नदी। शरावती नदी ये कहां है, कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। शरावती नदी पर ही एक भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम है, जिसको अपन जोग सरप्पा भी बोलते हैं, जोग सरप्पा। ये जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इसको तीन नामों से जाना जाता है, जोग सरप्पा, जोग और महात्मा गांधी। यह है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 271 मीटर, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर। शरावती नदी कहां से निकलती है, कर्नाटक से। देखो, एक तो होगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और एक ऐसे आता है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, तो है कुंची कल। कंफ्यूज नहीं होना, एक तो है ऊंचाई पर यानी कि, और दूसरा है सबसे ऊंचा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग सरप्पा, जोग या महात्मा गांधी, जो कि शरावती नदी पर है। और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल। नेक्स्ट है पेरियार और भरतपुजा। ये केरल में, दोनों नदियों का उद्भव केरल से होता है। भरतपुजा ना, भरतपुजा केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है,
भरत पूजा, अक्सर पूछा जाने वाला है, मोस्टली पूछता है क्वेश्चन। और सेकंड दूसरी सबसे बड़ी नदी है पेरियार। पहली नदी केरल की सबसे बड़ी कौन सी थी? भरत पूजा। और सेकंड है पेरियार। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर लूनी नदी सबसे पहले, फिर साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, साबरमती, पेरियार और भरत पूजा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे लूसा, मान, तमा तमा नहीं कर, वरना जूस गप करेगा भारत। आप इसे इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी बना सकते हैं, लेकिन आप याद रखना चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। देखो, लू से क्या हो जाएगा? लूनी। से क्या हो जाएगा? साबरमती, साबरमती। मां से क्या हो जाएगा? माही। ने से क्या हो जाएगा? नर्मदा। ते से क्या होगा? तापी। मां से क्या होगा? मांडवी। और ये जू से ना, जू से जुआरी। से क्या हो जाएगा? शरावती। गप से यहां पे एक नदी और आएगी जो कर्नाटक में है, गंगावेली। से गंगावेली, पै से पेरियार और भरत से भरत पूजा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और नर्मदा जो कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। दूसरी आपकी आ जाएगी तापी नदी। तो फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अरब सागर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए चलते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर। ये अपना प्रायद्वीपीय भारत कुछ इस तरह का बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखिए, अधिकांश जो नदियां ना बंगाल की खाड़ी में क्यों गिरती है? क्योंकि इसका ढाल है ना पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर हम सही क्रम देखते हैं इसका। उत्तर से दक्षिण की ओर गिरने वाली नदियों का सही क्रम जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पे है ये कर्क रेखा, बिल्कुल सेंटर से, ठीक है। तो यहां पे है हुगली नदी और यहां से आकर मिलती इसमें दामोदर नदी। तो सबसे पहले है दामोदर नदी, ठीक है। तो दामोदर नदी है ना, वो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, वो हुगली नदी में अपना जल गिराकर फिर बंगाल की खाड़ी में एंटर होती है। तो दामोदर नदी कहां से निकलती है? ये छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से निकलकर भ्रंश घाटी में बहती हुई हुगली नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद यहां से निकलती है, तो कहां से निकली? छोटा नागपुर पठार से भ्रंश घाटी में बहती हुई, यहां से ये निकलती है स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट नदी आएगी दामोदर के बाद उत्तर से दक्षिण की ओर स्वर्ण रेखा। ये भी झारखंड के समीप रांची से निकलती है, रांची से निकलती है, जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है।
छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। और स्वर्ण रेखा पर ये है जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है स्वर्ण रेखा पर जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा पर। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में आ रहे हैं। इसके बाद आती है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा में ही बहती है, यानी कि और उड़ीसा में बहती है, केवल ये उड़ीसा में बहती है, इसलिए इसे उड़ीसा की गंगा कहते हैं। किस नदी को उड़ीसा की गंगा कहती है? तो वैतरणी नदी को उड़ीसा की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट नदी आएगी अपनी ब्राह्मणी नदी। यह भी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। नागपुर पठार। ब्राह्मणी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। उसके बाद ये यहां पे डेल्टा बनाती है, कौन सी? महानदी। अब बात करते हैं महानदी की। महानदी कहां से निकलती है? ये निकलती है दंडकारण्य पठार से। दंडकारण्य पठार जो कि छत्तीसगढ़ में है। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा के समीप डेल्टा बनाती है। तो महानदी का जो स्रोत है ना वो है दंडकारण्य। दंडकारण्य से निकलती है। महानदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। महानदी पर एक तीर्थ स्थल है, पुरी तीर्थ स्थल। तो पुरी तीर्थ स्थल किस नदी पर है? महानदी पर। दंडकारण्य पठार से निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है, पुरी तीर्थ स्थल है। और इसका जो प्रतिरूप है ना, वृक्षा आकार प्रतिरूप अपनाती है नदी, यानी कि ये कोई मुख्य नदी है, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसमें इसकी भी सहायक नदी आके मिलती है, यहां से वितरिकाएं। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है ना, उसको वर्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। तो महानदी का प्रतिरूप कैसा है? वृक्षाकार प्रतिरूप। नेक्स्ट बात करते हैं, महानदी को पूर्व में, यानी कि जब हीराकुंड बांध का निर्माण नहीं हुआ था ना, तब तक महानदी को उड़ीसा का शोक कहते थे। यानी कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहते थे। कब तक? जब हीराकुंड का बांध का निर्माण नहीं हुआ था तब तक। तो महानदी के बारे में, दंडकारण्य पठार से निकलती है, विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड इसी नदी पर स्थित है, पुरी तीर्थ स्थल जो कि पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है वो भी महानदी के पर स्थित है, वृक्षाकार प्रतिरूप अपनाती है, उड़ीसा का शोक कहते हैं। नेक्स्ट जो नदी आएगी अपनी, ये निकलती है नासिक से। नासिक के यहां पे ये हो गया त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है यहां से? ये आपकी यहां से डेल्टा बनाती हुई गोदावरी
डेल्टा कहाँ बनाती है? राजमुंद्री के पास। ये डेल्टा बनाएगी राजमुंद्री के पास, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहां से निकली? त्रिमकेश्वर, नासिक के पास से। और डेल्टा कहां बनाएगी? राजमुंद्री के पास। इसमें एक इसकी एकमात्र सहायक नदी जो कि दक्षिण से ओर आकर मिलती है, उसके आगे बात करेंगे। ये हो गया गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं। देखो, गोदावरी नदी है ना, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी। कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? नर्मदा। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो अरब सागर में गिरने वाली है। ये संपूर्ण प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? गोदावरी। ठीक है, पहले देखो, पहले नंबर पर सबसे बड़ी है गोदावरी, इसके बाद आएगी कृष्णा, और तीसरी सबसे बड़ी नदी थी नर्मदा। पहले गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी नदी होगी, त्रिमकेश्वर से निकलती है, और इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, गोदावरी नदी राजमुंद्री के पास, यह है राजमुंद्री स्थान आंध्र प्रदेश में, जहां डेल्टा बनाती है, जहां डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी का जो बेसिन है ना, गोदावरी नदी के बेसिन में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि किस नदी घाटी बेसिन में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के बेसिन पाए जाते हैं? गोदावरी नदी में, गोदावरी नदी के बेसिन पे। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण की बूढ़ी गंगा या वृत गंगा भी कहते हैं। तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? यानी कि गोदावरी नदी को तो दक्षिण की बूढ़ी गंगा कहा गया, फिर वृत गंगा। तो दक्षिण की गंगा वो कावेरी को कहते हैं। जब कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। बूढ़ी गंगा तो गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा कावेरी को। कावेरी नदी पढ़ेंगे तब और बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। देखो, गोदावरी नदी में मिलने वाली अनेक सहायक नदियां उत्तर से आकर मिलती है, लेकिन एकमात्र नदी इसमें दक्षिण से आकर मिलती है। तो दक्षिण से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी जो दक्षिण से मिलती है वो है ये मंजीरा। गोदावरी की एकमात्र सहायक नदी जो दक्षिण से आकर मिलती है कौन सी है? मंजीरा। तो चलिए अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। देखो, सहायक नदियों में है सबसे पहले परवरा, पूर्णा, फिर आएगी वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती और नेक्स्ट आएगी मंजीरा जो कि दक्षिण में आकर मिलती है, वर्धा, और ये नदियां ना किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है? परवरा, पूर्णा, वेदगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और वर्धा। अब इनको कैसे याद रखें? चलिए देखते हैं। देखो, ये वेन है, तो वेन गाड़ी में होती है। ठीक है, तो वेन कैसे करती है? हॉर्न बजाती है, पीपी।
तो वेन हॉर्न कैसे हो जाती है, पीपी। तो हॉर्न से क्या होता है, इरिटेशन होता है, यानी कि कानों में पेन होता है, तो वेन के बाद पेन। अब पेन इतना हो रहा है कि प्राण ही निकलने वाले हैं, तो प्राण हिता। ठीक है, अब प्राण निकलने वाले तो हम किसी को बुलाते हैं घर में, बच्चों को, तो उनके नाम क्या है, यानी कैसे बुलाएंगे, इधर आओ। तो इधर से इधर आओ, ठीक है, इधर आओ। बच्चों के नाम क्या है, मंजीरा और वर्धा। देखो वैन कैसे करती है, पीपी करती है, पीपी से इरिटेशन होता है किसमें, कानों में, तो पेन होता है, पेन से क्या होता है, प्राण जाने वाले हैं। जब प्राण जाने वाले होते हैं तो हम किसी को बुलाते हैं कि इधर आओ, और बच्चों के नाम क्या है, मंजीरा और वर्धा। देखो पी से तो क्या होगा, परवरा, इस पी से क्या होगा, पूर्णा। ठीक है, वेन से वेन गंगा, पेन से पेन गंगा, प्राण निकलने वाले हैं तो प्राणिता। इधर आओ का मतलब इंद्रावती, इंद्रावती। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और मंजीरा और वर्धा तो है ही, मंजीरा इसकी दक्षिण की होगी सबसे बड़ी, सॉरी सहायक नदी एकमात्र दक्षिण से आकर मिलती है। अब बात करते हैं कि गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वेन गंगा है ना, वेन गंगा गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो कि, एक सेकेंड, यहां से निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से होती है इसको उद्गम, और यहां ये अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी की बात कर रहे हैं अपन कृष्णा नदी की। देखो ये सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण की ओर, सबसे पहले दामोदर, फिर स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, और नेक्स्ट है कृष्णा। तो कृष्णा नदी का जो स्रोत है महाबलेश्वर है, और यह है यहां डेल्टा बनाती है, तो इस स्थान को कहते हैं कृष्णा नदी। अपना डेल्टा कहां बनाती है, विजयवाड़ा के समीप। यानी कि आप कैसे याद रखें, देखो भगवान श्री कृष्ण महान थे, और उनके यानी कृष्ण भगवान महान थे और वो हमेशा विजय रहे, तो महान से क्या होगा, महाबलेश्वर से निकलती है, और विजय विजय से क्या हुआ, यानी कि विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है कृष्णा नदी। यह है प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं सहायक नदियों की, सहायक नदियां कौन सी है। देखो सहायक नदियां कृष्णा की, ठीक है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मां, ठीक से याद करने वाले हैं, मां तू घाटे घाटे में है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मां तू घाटे में है, 5 लीटर दूध पी गया भीम। यानी कि कृष्ण जी शिकायत कर रहे हैं मां से कि 5 लीटर दूध पी गया भीम। फिर मां क्या क्या कहती है, कोई ना, कोई ना यानी पीने दो। तो देखिए कैसे बनाते हैं सहायक नदियां। मां से क्या हो गया, माल प्रभा, माल प्रभा। तू से क्या हो गया, तुंग भद्रा। घाटे से घाट प्रभा, और 5 से क्या हो गया, यानी पंचगंगा, पंचगंगा। दूध से दूध गंगा, और भीम से भीमा, और मां क्या बोलती है लास्ट में, कोयना, यानी कि कोयना। और एक और कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, मूसी। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद
हैदराबाद स्थित है। तो कृष्णा की ये होगी सहायक नदियां। सबसे पहले मां से माल प्रवाह, तू से तुंगभद्रा, घाटे से घाट प्रवाह, पांच से पंचगंगा हो गया, दूध से दूध गंगा हो गया, और भीम से भीमा हो गया, कोयना से कोयना, और मूसी नदी पर है हैदराबाद। तो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। ठीक है, ये होगी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदियां। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। आप अपनी तरफ से भी टिक बना सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए। और यहां से एक और नदी है नेक्स्ट, पेन्नार, जो कि कहां से निकलती है? कर्नाटक से। ये पेन्नार है ना, जो कर्नाटक के कोलेहरू, जो कि सोने की खान के लिए फेमस है, वहां से पेन्नार नदी निकलती है। इसके बाद एक और नदी है इंपोर्टेंट, कावेरी। कावेरी नदी यहां से निकलती है, यह है ब्रह्मगिरी से निकलती है। ब्रह्मगिरी का है कर्नाटक में। और बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी ये होगी, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। और दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहते थे? गोदावरी को। कावेरी नदी के बारे में नेक्स्ट, ठीक है। कावेरी नदी है ना, एकमात्र नदी है प्रायद्वीप भारत की जो वर्ष भर बहती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती है। अब ये वर्ष भर क्यों बहती है, और कोई नदी क्यों नहीं बहती? तो देखते हैं इसका कारण क्या है। ये मान लीजिए प्रायद्वीप भारत है अपना, और ये है कावेरी नदी बेसिन, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के आसपास है। कर्नाटक, और यहाँ पे मैं केटी और टीएम के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है एक तो इस क्षेत्र में, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ये तो हो गया ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून की वर्षा हो गई है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और ये शीत ऋतु में, यानी कि पहला यहां पे लिखता हूं मैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा मानसून है अपना उत्तर पूर्व मानसून। देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून से ग्रीष्मकालीन में वर्षा प्राप्त करती है, ठीक है। और ये हो गया शीतकालीन मानसून, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून, जो कि शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में वर्षा कहां होती है? लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर। तो ये हो गया कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, इसलिए इसमें साल भर पानी बना रहता है। इसलिए कावेरी नदी दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। इसी कारण है प्रायद्वीप भारत की एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती रहती है। एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती रहती है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। कावेरी नदी है ना, तो कावेरी नदी तमिलनाडु के पास, ये तमिलनाडु के पास एक स्थान है तंजापुर, एकमात्र नदी है जो समकोणिक डेल्टा बनाती है।
डेल्टा बनाती है। दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो समकोणिक डेल्टा बनाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? कावेरी नदी। नेक्स्ट देखते हैं, जब ये क्षेत्र है ना गोदावरी और कृष्णा, ठीक है, यहां पे है कोलेरू झील। दोनों डेल्टाओं के क्षेत्र के बीच में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र के बीच कौन सी झील है? कोलेरू झील। अब कावेरी नदी के बारे में एक और बात डेल्टा की होगी। कावेरी नदी घाटी को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं। किस नदी घाटी को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहते हैं? कावेरी नदी घाटी के को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद कावेरी नदी यह तीन बार दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि दो भागों में बढ़ जाती है, फिर पुनः आगे मिल जाती है। इस प्रकार से तीन बार बढ़ती है, दो बार फिर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार से यह तीन द्वीपों का निर्माण करती है। तो कौन कौन से द्वीप है? पहला द्वीप है श्रीरंगम, सेकंड है श्रीरंगम पट्टनम, और तीसरा है शिव समुद्रम। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनमें से ये दे देंगे कोई सा भी एक और पूछेंगे यह द्वीप किस नदी पर है? श्रीरंगम, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दो बार तीन भागों में बढ़ती है फिर पुनः एक हो जाती है? तो कौन सी है? कावेरी नदी। नेक्स्ट अपना यहां पे है वैगई नदी। वैगई नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है वरुशनाथ से निकलती है, जो कहां है? तमिलनाडु में। वरुशनाथ कहां है? तमिलनाडु में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वैगई नदी की? जो मुद्रई शहर है ना, मुद्रई शहर ये प्राचीन शहर है। मुद्रई शहर कैसा है? प्राचीन है। तो वैगई नदी से एक ही क्वेश्चन बनता है मोस्टली कि मुद्रई शहर किस नदी तट पर स्थित है? तो मुद्रई किस पर है? वैगई नदी तट पर है। वैगई नदी तट पर है। वैगई नदी रामेश्वर के पास पाक स्टेट में अपना जल गिराती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? मुद्रई शहर है जो किस नदी तट पर है? वैगई नदी पर। यह रामेश्वर के पास पाक स्टेट में अपना जल गिराती है। और कहां से निकलती है? वरुशनाथ तमिलनाडु से निकलती है। इसके बाद लास्ट अपनी नदी है वैतरणी। वैतरणी नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई का है, कहां से निकली? सॉरी, अगस्ता मलाई जो कि केरल में है। अगस्ता मलाई है ना, वो इलायची की पहाड़ी पर स्थित है। इसे बोलते हैं कार्डामम पहाड़ी भी बोलते हैं। अगस्ता मलाई किस पहाड़ी पर स्थित है? इलायची की पहाड़ी। और ये जो इलायची की पहाड़ी है ना, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वैतरणी नदी है ना, वैतरणी नदी मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है।
वैतरणी कहाँ से निकलती है? अगस्त्यामलाई से। अगस्त्यामलाई कहाँ पर स्थित है? इलायची की पहाड़ियों में। और कहाँ अपना जल गिराती है? मन्नार की खाड़ी में। तो ये थी अपनी बंगाल की खाड़ी पे गिरने वाली नदियां, जो कि इनका है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। सबसे पहले दामोदर कहां से निकली? छोटा नागपुर रांची के पठार से। सोन रेखा ये उड़ीसा से निकली थी। सोन रेखा भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। वैतरणी उड़ीसा से, और उड़ीसा में ही समाप्त होती है, इसलिए उसे उड़ीसा की गंगा भी कहते हैं। फिर ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और वैतरणी, ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, अब इनकी भी एक ट्रिक देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी अपना सकते हैं। सही क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। देखो अपन बोलते हैं 10 बहाने जीके पर मत कर केवीटी। अब एक केवीटी बस आपको नाम याद रखना है, 10 बहाने जीके पर मत कर केवीटी। ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगी। यहां से द से क्या होगी? दामोदर। से स्वर्ण रेखा पर कौन सा शहर स्थित था? जमशेदपुर। वैसे देखो वैतरणी है, उसको बैतरणी भी बोलते हैं और वैतरणी बोलते हैं, बैतरणी और वैतरणी। तो वैसे क्या हो गया? वैतरणी। हा किस में आ रहा है? ब्राह्मणी में, तो हा से ब्राह्मणी होगी। ने से महानदी, केवल आपको यह ध्यान रखना है, ने से क्या होगी? महानदी। ठीक है, अब जी के पर, जी यानी गोदावरी के कृष्णा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं इसको, कृष्णा नदी। ठीक है, उसके बाद है पर से क्या होगा? पेन्नार। फिर है कावेरी, कैसे? वी से वैगई, और टी से ये ताम्रपर्णी थी, ताम्रपर्णी, वैगई नहीं थी, ताम्रपर्णी, सॉरी। तो टी से क्या होगी? ताम्रपर्णी। देखो ताम्रपर्णी कहां से निकलती है? अगस्त्यामलाई से, जो कि कार्डमम पहाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में, ये जो यहां पे अपना जल गिराती है, मन्नार की खाड़ी में। तो ये है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। 10 बहाने जीके पर मत कर केवीटी। आप भी अपना कुछ ट्रिक अपना सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज आपका अपवाद तंत्र कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।